दोस्तों, जब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, जब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ना कोई किसी का दोस्त होता है, ना कोई किसी का शत्रु होता है। हर देश अपने स्वार्थ और हर देश अपनी उपयोगिता के आधार पे दूसरे देशों के साथ संबंध बनाता है, दूसरे देशों के साथ संबंध को विच्छेद करता है। तो अब सवाल आज जो सबसे ज़्यादा किया जा रहा है, वो ये किया जा रहा है कि आखिर रूस की कीमत पे अमेरिका से संबंधों को मजबूती प्रदान करना कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक उचित है। क्योंकि आपको पता होगा कि 1971 से लेकर के आज 2023 तक भारत और रूस के संबंध निर्बाध तरीके से आगे बढ़ते रहे, दिनों-दिन इसमें प्रगति होती रही। इसके संबंधों में इज़ाफ़ा होता रहा, व्यापारिक हो चाहे सामरिक हो, हर हाल में रूस ने भारत का मदद किया। जहाँ ज़रूरत पड़ी भारत को बिना शर्त के रूस ने, वो चाहे सैनिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनैतिक रूप से हो, हर जगह रूस ने मदद किया है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन दुनिया जितनी तेज़ी से बदल रही है, जितनी तेज़ी से जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, अमेरिका की स्थिति को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका भी एक सुपर पावर देश है। अमेरिका के पास अपनी एक उन्नत टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास अपनी एक मजबूत आर्थिक ढाँचा है, जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो चाहे विश्व बैंक में अमेरिका की स्थिति हो, चाहे आईएमएफ में अमेरिका की स्थिति हो, चाहे यूएनओ में अमेरिका की स्थिति हो, चाहे विभिन्न ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे अमेरिका की जो भी आज स्थिति है, उस स्थिति को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और भारत के लोगों को अमेरिका बहुत पसंद आता है। अमेरिका में भारतीय लोग काफ़ी बसे हुए हैं। लगभग एक आंकड़ों के अनुसार लगभग 38 लाख लोग अमेरिका में आज निवास कर रहे हैं, जो भारत से प्रवास किए हुए हैं। तो ऐसे में उनके हितों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और 1990-91 से पहले अमेरिका ज़रूर भारत के विरोध में कुछ ऐसे कदम उठाया है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि अमेरिका शुरू से ही भारत के विरोध में रहा है। उससे पहले भी अमेरिका ने कई ऐसे मौक़ों पे भारत का साथ दिया है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भारत का साथ दिया है, और ज़रूरत जब-जब पड़ी है तो अमेरिका ने भारत को मदद किया है। इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। भारत और रसिया के संबंध काफ़ी मज़बूत हैं और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी बने रहें। ये भारत के हित में होगा, क्योंकि आज भारत के 60% वेपन्स जो हैं वो रसिया से परचेज़ किए गए हैं। ऐसे में वो टेक्नोलॉजी, उसकी रिपेयरिंग वो सारा दारोमदार जो है रसिया पे डिपेंडेंट है। अब बात आती है अमेरिका की। दोस्तों, आज अमेरिका भारत को बढ़-चढ़ के सपोर्ट कर रहा है, जिसकी शायद भारत को भी उम्मीद नहीं थी। वो चाहे यूएनओ में सुधार की बात हो, यूएनओ में परमानेंट मेंबरशिप की बात हो, चाहे वो विभिन्न ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भारत का प्रतिनिधित्व वो देने की बात कर रहा है, भारत के प्रतिनिधित्व को स्वीकारता है वो। ये अलग बात है कि उसकी उसके अपने सामरिक महत्व हैं। वो साउथ एशिया में भारत की मजबूत दावेदारी चाहता है, ताकि वो पाकिस्तान और ऐसे जो आज चाइना के खेमे में जो देश जा चुके हैं, उन देशों को काउंटर करने के लिए वो भारत को मजबूत बनाना चाहता है। एशिया में वो भारत की मजबूत उपस्थिति को दर्ज कराना चाहता है, ताकि वो चाइना को काउंटर कर सके। इसलिए उसने क्वाड जैसे संगठन बना के रखे हैं। उसने बहुत सारे भारत को छूट दे के रखा है। अपने यहाँ जो उन्नत टेक्नोलॉजी उसके यहाँ जो डेवलप हो रही है, उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए भारत से एग्रीमेंट किया हुआ है। तो भारत को वीज़ा ऑन अराइवल ऐसी सुविधाएं दे रहा है। तो ऐसे में हम अमेरिका को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका आने वाले समय में अमेरिका और मजबूत होगा। आने वाले समय में भारत और अमेरिका के संबंधों में इजाफा होगा। इससे भारत को आर्थिक लाभ होगा, इससे भारत को सामरिक भी लाभ मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि भारत और चाइना के संबंध अपने सबसे खराब दौर में पहुंच चुके हैं, और चाइना, रसिया, ईरान, टर्की, पाकिस्तान ऐसे देशों का जो अलायंस बन रहा है, वो भारत के लिए काफ़ी चुनौती पेश कर रहा है। जो चाइना का OBOR वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है, जो अपने सिल्क रूट जो उसके सिल्क रूट थे, उस सिल्क रूट को फिर से डेवलप करना चाहता है। इससे भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है।
हिंद महासागर में भी चाइना अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। श्रीलंका में चाइना की आज बहुत मजबूत दावेदारी है। हम कह सकते हैं कि चाइना आज श्रीलंका की आर्थिक नीतियों को बहुत हद तक प्रभावित कर रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि जो हमारा पाक स्ट्रेट है उसको चाइना प्रभावित कर सकता है। ऐसे में भारत को भी एक मजबूत देश की ज़रूरत है, एक मजबूत साथी की ज़रूरत है, जो ऐसा साथी हो जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भारत का खुल के समर्थन कर सके। ज़रूरत पड़े तो भारत को आर्थिक, भारत को सैनिक, भारत को तकनीक रूप से मदद कर सके। ऐसे में भारत के हितों को बहुत ज़्यादा साधने का जो काम कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है। अमेरिका का अपना एक अलायंस है जिसमें ब्रिटेन है, जिसमें इजराइल है, जिसमें फ्रांस है, जिसमें जर्मनी है। तो ऐसे में भारत अगर अमेरिका से बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाता है तो भारत को ऐसे देशों का समर्थन भी मिल सकता है, क्योंकि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि पाकिस्तान और चाइना का इतना जो मजबूत अलायंस होते जा रहा है ये भारत के लिए कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में आज जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। जम्मू कश्मीर में आप देख ही रहे हैं जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति है। तो नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो भी ये सामरिक जो महत्व के काफ़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे चाइना की दखलंदाजी जो है पिछले कुछ समय से बढ़ गई है। उसकी जो गतिविधियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई हैं वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में। ऐसे में भारत को इन गतिविधियों को काउंटर करने के लिए एक मजबूत साथी की ज़रूरत है। एक ऐसे साथी की ज़रूरत है जो भारत को ये आश्वासन दे, जो भारत को ये मदद देने का आश्वासन दे कि आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे हैं। तो ऐसे में भारत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, वो चाहे एजुकेशन पर्पज़ से बात करें, चाहे वो टूरिज़्म के पर्पज़ से बात करें, चाहे वो टेक्नोलॉजी के पर्पज़ से बात करें। हर एक मामले में देखें तो आप अमेरिका काफ़ी भारत के लिए फिट बैठता है। ऐसे में हम अमेरिका को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अमेरिका के संबंध अपने जगह पे हैं, रसिया के साथ हमारे संबंध जो हैं अपने जगह पे हैं। रसिया और भारत के ऐतिहासिक संबंध हैं। रसिया और भारत के जो संबंध हैं वो काफ़ी मेल मिलाप वाले संबंध हैं। उस संबंधों को कभी नकारा नहीं जा सकता, उन संबंधों को कंप्लीट ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन रसिया धीरे धीरे चाइना के पास जा रहा है, चाइना के खेमे में शामिल हो रहा है। ऐसे में भारत को थोड़ा सचेत होने की ज़रूरत है। और वैसे में भारत की जो निर्भरता है, हथियारों की निर्भरता है जो ज़्यादा रसिया पे अगर बढ़ जाती है तो ऐसे में रसिया भारत की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है ज़रूरत पड़ने पर। तो ये भी हमारे हित में ठीक नहीं है। हालांकि ऐसा अभी हुआ नहीं है, लेकिन हमने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन सा देश कब किस करवट ले कोई नहीं जानता। तो हमें हर स्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें हर वो विषम परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए भारत धीरे धीरे अपनी जो विविधता है उसको और ज़्यादा प्रसार कर रहा है। भारत की निर्भरता जो है किसी एक देश पे न होकर के धीरे धीरे उसकी निर्भरता अनेकों देशों पे धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। और कुछ मामलों में तो भारत अब अपना खुद से वेपन डेवलप कर रहा है। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि भारत इसमें निर्यातक का दर्जा प्राप्त कर ले, क्योंकि भारत में लाइट कॉम्बैट जो हेलीकॉप्टर्स हैं, फिर उसमें सुखोई है, ब्रह्मोस है, ऐसी जो मिसाइलें हैं भारत आज उसको निर्यात करने की स्थिति में पहुंच गया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत सेमी ऑटोमेटिक गन या ड्रोन जैसी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें भारत आत्मनिर्भर हो जाए तो फिर हमें बाकी देशों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर हम बाकी देशों से अपने संबंधों को किसी और आधार पे हम बनाने की कोशिश करेंगे। ये तो आने वाला समय बताएगा, ये आने वाली परिस्थितियां बताएंगी। अभी फ़िलहाल जो स्थिति है इसमें तो यही कहा जा सकता है कि हम अपनी निर्भरता जो है किसी एक देश पे ना रखते हुए हम अपनी निर्भरता को कई सारे देशों पे बांट दें, ताकि ऐसी विषम परिस्थिति आने पे हम किसी एक देश पे आश्रित ना रहते हुए, किसी एक देश के दबाव में ना रहते हुए काम कर सकें। और ये भारत के हित में होगा। इसलिए भारत बहुत तेज़ी से अमेरिका के साथ अपने संबंधों की पुनर्बहाली कर रहा है, अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। आप देखेंगे कि भारत और अमेरिका के नज़दीक आने से कई सारे ऐसे देश हैं जो भारत से हमेशा कटे कटे रहने वाले देश थे, आज वो भी भारत के खेमे में धीरे धीरे आ रहे हैं। इसलिए भारत जियोपॉलिटिकल अपना स्टेटस जो है, जो स्टेटस उसको मिलना चाहिए वो अपना स्टेटस धीरे धीरे वो पा रहा है।
कम से कम वो साउथ एशिया में अपनी मजबूत स्थिति बनाने में सफल हो सका है। और जिस रफ्तार से भारत तरक्की कर रहा है, जिस रफ्तार से भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे अपनी दावेदारी कर रहा है, आने वाले समय में वो पूरे एशिया में चाइना को कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए अपनी दावेदारी कर सकता है, काउंटर करने के लिए तैयार हो सकता है। ऐसे में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर भारत की स्थिति उस स्तर तक पहुंच जाती है तो फिर जितने जितने आसियान देश हैं, छोटे छोटे आसियान देश हैं, वो ऑटोमेटिकली भारत के खेमे में आ जाएंगे। ऐसे भारत को सामरिक लाभ मिलेगा, ऐसे भारत को स्ट्रैटेजिक लाभ मिलेगा। तो भारत अपनी नीतियों पे चल रहा है, भारत अपनी ज़रूरत के हिसाब से आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए चल रहा है। इसमें हमको कोई संदेह नहीं होना चाहिए, इसमें किसी बात के लिए हमको आशंकित नहीं होना चाहिए कि भारत एक देश को छोड़कर दूसरे देश की तरफ क्यों बढ़ रहा है। आज हम देखेंगे कि भारत इजराइल से काफ़ी नज़दीकी बना चुका है। इजराइल वाटर टेक्नोलॉजी में, जो कि कहा जाता है कि वाटर टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में पूरे दुनिया में इजराइल का कोई जवाब नहीं है। इजराइल के पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है इन दो फील्डों में स्पेशली, जो किसी दुनिया के पास नहीं है, दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। अगर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो आयरन डोम आप देखे ही होंगे। आयरन डोम, जब ये हमास जो है संगठन है, जो अब इजराइल पे हमला करता है, इजराइल पे बम गिराता है, रॉकेट गिराता है, तो उसी आयरन डोम का इस्तेमाल करते हुए इजराइल अपने देश के सीमा के अंदर एक भी मिसाइल को गिरने नहीं देता है। तो इजराइल कहीं ना कहीं तकनीक के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से उन्नति कर रहा है। अब देखेंगे कि अमेरिका से संबंध मजबूत होने के क्रम में इजराइल से भी हमारे संबंध काफ़ी मजबूत होते जा रहे हैं। आज इजराइल का सबसे अगर बड़ा कोई स्ट्रैटेजिक पार्टनर है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वो भारत है। और भारत भी धीरे धीरे इजराइल के साथ अपने संबंधों को स्वीकार करने लगा है। नहीं तो पारंपरिक रूप से भारत जो है फ़लस्तीन के साथ उसकी सहानुभूति रही है। आज धीरे धीरे फ़लस्तीन भी उसके साथ है, भारत के साथ है, और हम इजराइल के साथ भी संबंधों को जीवित कर रहे हैं, पुनर्जीवित कर रहे हैं। दोनों देश मिलकर के नई नई तकनीक का इजाद कर रहे हैं, दोनों देश मिलकर के आतंकवाद के खिलाफ, दोनों देश मिल के भ्रष्टाचार के खिलाफ, दोनों देश मिल के ड्रग्स के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। और ऐसा ही अगर चलता रहा तो बहुत जल्दी ये जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय बुराइयां हैं वो सारी बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी। और आप यकीन मानिए, आपको बाद में पता चलेगा कि इनमें इन दो देशों की भूमिका काफ़ी मजबूत रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं फ्रांस की। आपने राफेल सुना होगा, आपने दसॉल्ट एविएशन सुना होगा, आपने इमैनुअल मैक्रों को सुना होगा। ये तीन ऐसे चर्चित नाम हैं जो भारत के लिए काफ़ी महत्व रखते हैं, भारत के लिए काफ़ी इनके मायने हैं। दोस्तों, इमैनुअल मैक्रों वहाँ के राष्ट्रपति हैं जो कि सार्वजनिक मंच पे मोदी के साथ अपनी दोस्ती का इजहार कर चुके हैं। भारत के साथ अपने संबंधों के जो 75 साल हो गए, उन संबंधों को वो जाहिर कर चुके हैं। वो बता चुके हैं कि भारत सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक अलायंस है फ्रांस का। और राफेल, आपको पता ही होगा कि दुनिया में सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान अगर कोई है तो वो राफेल है। F-16 की बात की जाती है। F-16 वही है कि जिसको हमारे अभिनंदन जी ने, विंग कमांडर अभिनंदन जी ने, रिजेक्ट हो चुके, हमारे यहाँ काफ़ी समय से सेवा दे रहे एक छोटे से विमान से F-16 विमान को गिरा दिया जाता है, जिसकी पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चा थी कि वो एक ऐसा विमान है जिसको भेजना काफ़ी मुश्किल है, वो एक ऐसी तकनीक है जिसको काउंटर करना अपने आप में काफ़ी टफ काम है। लेकिन हमारे विंग कमांडर अभिनंदन साहब ने ये दिखा दिया कि नहीं, आपकी टेक्नोलॉजी किसी काम की नहीं है, आपकी टेक्नोलॉजी में बहुत सारी खामियां हैं, और वो जहाज़ को गिरा देते हैं।
लेकिन राफ़ेल की बात करते हैं। राफ़ेल को बहुत सारे देशों में इस्तेमाल किया जा चुका है। राफ़ेल में ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है। राफ़ेल की जो अपनी टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस है। उसको भेजना हम कह सकते हैं कि शायद थोड़ा मुश्किल है। नामुमकिन नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। तो राफ़ेल विमान हमने फ्रांस से लिया हुआ है। हमने 36 विमान लिए हुए हैं। आगे हो सकता है कि उसकी उपयोगिता को देखते हुए, उसकी महत्ता को देखते हुए, उसकी तकनीकी मजबूती को देखते हुए हो सकता है आने वाले समय में हम और ऐसे राफ़ेल विमान लें, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हो सकता है कि वो एक आध साल, आने वाले एक आध 2 सालों के अंदर वो ऑर्डर दे दिए जाएँ। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में उन राफ़ेल विमान की जो बनाने का जो कार्य है वो भारत में किया जाए, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि हमारी सरकार इस बात के लिए बिल्कुल तत्पर है कि हम वैसे देशों से ही हथियार खरीदेंगे, वैसे देशों से ही हम तकनीक खरीदेंगे, जो अपनी तकनीक की जो उसकी पूरी मैकेनिज़्म है, वो मैकेनिज़्म को भी हमारे हमारे यहाँ ट्रांसफ़र करें। तो ऐसे में दसॉल्ट एविएशन वही कंपनी है जो राफ़ेल बनाई थी, जिसको हमारे विपक्ष के माननीय नेताजी ने काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन लगाया था, जिसको दसॉल्ट एविएशन ने पूरा क्लैरिफ़ाई किया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कह रहे हैं। फिर वो अलग कहानी है, उस कहानी में नहीं जाना। तो ऐसे में फ्रांस, दसॉल्ट एविएशन, इमैनुअल मैक्रों, ये भारत के लिए बहुत बड़ा नाम है, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। ये भी संभव तभी हो पाया है जब हम अमेरिका के साथ धीरे-धीरे हम अपने संबंधों को मजबूती देने लगे हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि ये देश आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, ये देश हथियारों के निर्यातक हैं। अगर आप बहुत बड़े बाज़ार में एंटर करते हैं, तो वहाँ आपको प्रतियोगिता का लाभ मिलता है। वहाँ जब कॉम्पिटिशन होता है, कॉम्पिटिशन का बेनिफिट मिलता है, तो भारत को नो डाउट इसमें बेनिफिट मिला है। नहीं तो अगर भारत अपने संबंधों को अमेरिका के साथ नहीं मजबूत करता, तो हो सकता है कि वो उसके पास 2 ही ऑप्शन होते, फ्रांस होता, एक रसिया होता। तो इन्हीं दोनों देशों में से कोई एक देश से हमको हथियार लेना पड़ता, तो वो शायद काफ़ी महँगे होते और हमारी निर्भरता जो उन पे बढ़ती जाती, वो एक अलग थी। ऐसे में हमें बहुत विकल्प हमें प्रोवाइड हो रहा है, तो हम विकल्पों में से किसी एक विकल्प को अपने सुविधा के अनुसार चुनते हैं, वो काफ़ी इकोनॉमिक होता है और इससे भी हमको फ़ायदा मिलता है। हमारी जो आर्थिक जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत होती है। तो कुल मिला के ये कहना है कि हम यूरोप के साथ, हम उत्तरी अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बड़ी तेज़ी से हम पुनर्जीवित कर रहे हैं, बड़ी तेज़ी से हम अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। इससे कहीं न कहीं चीन को हम काउंटर करने में कामयाब हैं और पाकिस्तान अपनी गतिविधियों को काफ़ी कम कर चुका है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो पाकिस्तान आतंकवाद के रास्ते को छोड़ते हुए पाकिस्तान अपनी डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ेगा, जो अभी तो संभव नहीं दिख रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ भी कहना बिल्कुल असंभव है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ भी हो सकता है। आप जो कल्पना नहीं करते हैं, आप जो उम्मीद नहीं करते हैं, वो हो सकता है। तो देखते हैं आने वाला समय क्या बताता है, भारत की क्या स्थिति होती है, भारत अमेरिका के संबंध कहाँ तक जाते हैं। आज हम स्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो स्पेस टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए, स्पेस टेक्नोलॉजी में नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी को बाकी दुनिया से अपने देश में ट्रांसफ़र कराने के लिए हमें ऐसे मजबूत देशों की ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि हम इस अपनी ज़रूरत में कामयाब होंगे, हम अपने मकसद में कामयाब होंगे और भारत अपने मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ता रहेगा। भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे अपनी जो भागीदारी है वो काफ़ी मजबूती से करता रहेगा, अपनी आवाज़ को मुखरता से उठाएगा। भारत अपने स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम हो सकेगा। देखते हैं फिर आगे किसी नए वीडियो में कुछ और बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।